हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे एसएचएम के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट एंड अगले टॉपिक के बारे में। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हमने डिस्कशन किया था टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हमें कोई सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा, एंड विच इज इक्वल टू आया था हमारा 2π√L/g। डेट इज इक्वल टू कितना आया था हमारा 2π√L/g। इसके बारे में हमने बातचीत कर ली थी। इससे रिलेटेड मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट केसेस भी बताए थे कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर फ्रेम हो सकती है। क्लियर। अब बातचीत करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, टाइम पीरियड फॉर ए कंपाउंड पेंडुलम। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेंडुलम है वो हमारा 3 टाइप का पॉसिबल है। एक तो सिंपल पेंडुलम पॉसिबल है, एक सेकेंड पेंडुलम पॉसिबल है, और थर्ड हमारा बेटा कंपाउंड पेंडुलम पॉसिबल है। सिंपल पेंडुलम के बारे में बातचीत हो गई थी। सेकंड पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो मैं बेटा पहला टॉपिक यहां पर ले लेता हूं, सेकंड पेंडुलम। पहले सेकंड पेंडुलम से डिस्कशन कर लेते हैं, इस बात को हम समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये तो बड़ी आसान सी बात है। सेकंड पेंडुलम टाइप ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक तरीके से ये सिंपल पेंडुलम ही है, बस यहाँ पर एक फिक्स कंडीशन है। जिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है उसको बोलते हैं हम सेकंड पेंडुलम। थोड़ी सी मजाक भी लग रही होगी आपको बात में, लेकिन एक्चुअल में यही है सेकंड पेंडुलम, जिन सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है लेंथ ऑफ सिंपल सेकंड पेंडुलम क्या होगी। तो आपने पढ़ रखा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2π√L/g। यहाँ पर बेटा टाइम हो गया 2 सेकेंड, दैट इज 2π√L/g। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, होल स्क्वायर करोगे तो 1 = π²L/g। मतलब कि लेंथ जो इसकी आती है वो आती है g/π², जो नियरली 1 मीटर आती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज नियरली 1 मीटर। इसका टाइम पीरियड हमारा निकल के आता है 2 सेकेंड, क्योंकि π² की नियरली वैल्यू 10 के इक्वल ही आएगी, जी की भी वैल्यू नियरली हमारी 10 के इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसे पढ़ रहे होते हैं। क्लियर। चलिए लिख लो इसे, आप नोट डाउन कर लो सेकंड पेंडुलम होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड पेंडुलम क्या है, इसके बारे में हमने ये बातचीत की है। चलिए अगली बात पर आते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड पेंडुलम। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा कंपाउंड पेंडुलम के बारे में बातचीत की जाए तो अगर कोई भी स्ट्रिंग से रिजिड बॉडी को अटैच किया है उनको हम बोलेंगे कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम में डिफरेंस हम कैसे कर रहे थे कि सिंपल में जो स्ट्रिंग से मास अटैच था डेट वाज पॉइंट मास, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट मास को रिप्लेस कर दूं बेटा रिजिड बॉडी से तो इसी पेंडुलम को हम क्या बोल देंगे बेटा, सिंपल की जगह कंपाउंड पेंडुलम बोल देते हैं। ये वाली बातचीत हमने की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अगर मुझे कोई भी कंपाउंड पेंडुलम दिया हुआ है उस कंपाउंड पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कितना होगा और टाइम पीरियड को निकालते कैसे। चलिए देखो बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो आप समझ पाओगे। इस कंपाउंड पेंडुलम को बेटा हम एंगुलर एसएचएम भी बोलते हैं। कंपाउंड पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम भी बोल रहे होते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी है वो एंगल की फॉर्म में रोटेट हो रही होती है, एसएचएम परफॉर्म करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंगुलर एसएचएम। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ये कोई भी एक आपको रिजिड बॉडी दी हुई है, ये कोई भी एक रॉड दी हुई है, लेंथ ऑफ रॉड इज L। ठीक है, और इसको बेटा इस वाले पॉइंट पे मैंने हिंज कर दिया। करेक्ट। अब बेटा मैं बोल देता हूं इस रिजिड बॉडी को हम रोटेट करा के यहां पे ले आते हैं।
ये जो रिजिड बॉडी है अब ये एक टाइम पे रोटेट होके ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये रिजिड बॉडी क्या कर रही थी, एसएचएम परफॉर्म कर रही थी, और एक टाइम पर बेटा ये जो रिजिड बॉडी है ये रोटेट होके यहाँ पर हमारी आ जाती है, और कितने एंगल से रोटेट करा दिया हमने इसको, थीटा से। तो सीधी सी बात है बेटा ये वापस से इधर आएगी, डेट मीन्स कि ये इस तरीके से एसएचएम परफॉर्म करेगी, और ये जो एसएचएम है इसको हम बोल सकते हैं एंगुलर एसएचएम। जैसे एसएचएम को हम बेटा, अगर मैं इस बात को आपको समझाऊं तो एसएचएम को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, एक होता है हमारा लीनियर एसएचएम और सेकंड होता है बेटा हमारा एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम का मतलब होता है कि जो एसएचएम है वो लाइन के अलोंग हो रहा है, एंगुलर का मीनिंग है कि एंगल फॉर्मेट में पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लाइन के अलोंग परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर में बेटा ये एंगल फॉर्मेट में सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। अब बातचीत आती है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला था टाइम पीरियड निकालने का जो हमारा बेसिक मेथड होता है उसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है रीस्टोरिंग फोर्स। एक तो हमको क्या चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए। ठीक है, सेकंड F = ma की इक्वेशन होती है, इन दोनों को हम कंपेयर करके टाइम पीरियड को निकाल रहे होते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक के लिए भी मैंने यही बताया था, सिंपल पेंडुलम में भी हमने यही पैटर्न को फॉलो किया था। लेकिन जब एंगुलर एसएचएम हमें बेटा दिया जाए तो कोई भी पार्टिकल को यहाँ पर एंगुलर एसएचएम हो रहा है, मतलब कि रोटेशन हो रहा है, और रोटेशन के लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क, तो यहाँ पर हम बेटा लिखते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ पर हम एंगुलर एसएचएम में क्या लिखते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क के बारे में हम बातचीत करते हैं। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, ये जैसे बॉडी है बच्चों, यहाँ पर इसका मास कितना है mg, ये एंगल हमारा थीटा है, तो इधर कितना फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और mg sin थीटा की इसकी डिस्टेंस है r, तो ओवरऑल इस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा, और इस टॉर्क के कारण ये रॉड जो है रोटेट होकर इधर आएगी। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर अप्लाई होगा रीस्टोरिंग टॉर्क विच इज इक्वल टू होगा बेटा हमारा RF sin थीटा। ठीक है, डेट इज इक्वल टू क्या होगा, RF sin थीटा, या sin फाई लिख देते हैं, चलो करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ बेटा रीस्टोरिंग टॉर्क, तो यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर फोर्स तो कितना हो गया हमारा mg sin थीटा, डिस्टेंस है r, और इसको मैं बोल देता हूँ माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। डेट मीन्स इतना रीस्टोरिंग टॉर्क इस पर लग रहा है जिसके कारण ये रॉड जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क लिख लिया। ठीक है, ये एंगुलर की टर्म्स में हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में आपने ये वाली बातचीत पढ़ी भी है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क तो हो गया अपना -mgr sin थीटा। सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर टॉर्क लिखता हूँ तो टॉर्क होता है बेटा अपना I अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या होगी, ω² थीटा, और वही माइनस की। ये चीज़ हम कैसे लिख पा रहे हैं, तो देखिए आपने पढ़ा है एसिलरेशन होता है -ω²x। ए को अगर मैं अल्फा लिखूंगा तो x को मैं क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पर थीटा। तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये हो गई बेटा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, यहाँ पर इफ थीटा इज स्मॉल, तो बेटा मैं इसे बोल सकता हूँ m-mgr sin थीटा, डेट इज थीटा, एंड डेट इज इक्वल टू होगा -kI ω² थीटा। करेक्ट, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर थीटा लिख देंगे, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आएगा हमारा ω² डेट इज इक्वल टू mgr/i। डेट मीन्स यहाँ से आएगा हमारा बच्चों ओमेगा डेट इज इक्वल टू √mgr/i। करेक्ट, विच इज इक्वल टू होगा 2π अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ से आएगा टाइम पीरियड डेट इज इक्वल टू 2π √i/mg। ठीक है, वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इसका क्या होगा, 2π √i/mgr। हेयर i डेट इज इक्वल टू होगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मास एंड r इज द डिस्टेंस। इसको मैं स्मॉल r लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन भी ना हो। यहाँ पर इसको मैं स्मॉल r ही लिख देता हूँ। r इज द डिस्टेंस ऑफ
mg फोर्स फ्रॉम द रोटेशनल पॉइंट। जो रोटेशनल पॉइंट है उससे ये हमारी डिस्टेंस है। करेक्ट। तो सीधी सी बात है बेटा, आई तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर हो गई रोटेशनल पॉइंट से डिस्टेंस, एम हो गया मास, और इसका ओवरऑल टाइम पीरियड आएगा 2π√I/mgr। कॉम्पिटिशन के हिसाब से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें रिजल्ट को समझ लेना बहुत जरूरी है। आपको बोला है कि कोई भी ये रिजिड बॉडी थी, ये एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है, तो इसे ओरिजिनल ज्योमेट्री में लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? रीस्टोरिंग टॉर्क। कितना लग रहा है वो बेटा अपना -mgr sin थीटा। यहाँ पर मैं इनको कट पिट करता हूँ। दूसरा टॉर्क होता है आई अल्फा, तो यहाँ से टाइम पीरियड आता है 2π√I/mgr। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए इसे आप नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं अगले टॉपिक की। आ रही है बात समझ में? तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√I/mgr। चलो इस पर है ना बेटा न्यूमेरिकल चेक करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम हो जाते हैं। देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की बातचीत करूँ, पहले वही रॉड वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। लेट से बच्चों आपको ये कोई भी एक रॉड दी हुई है, ठीक है, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ पर हमारे फ्रेम होते हैं, तो अच्छे से समझ लेना किस तरीके से मैं इसे लिखने वाला हूँ। ठीक है, इस रॉड को बेटा अभी हमने यहाँ पर ही फिक्स कर रखा है, चलो टॉप पॉइंट ही ले लेते हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। ठीक है, और रॉड ऐसे अपना एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रही है, तो आपको बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। मास रॉड का m है, लेंथ रॉड की l है, और अगर कोई भी डेटा और चाहिए तो उसको भी आप मान लेना। करेक्ट। सीधी सी मैंने क्वेश्चन लिया है, सीधा सीधा पहले समझ लो फॉर्मूला का एप्लीकेशन, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो आपने पढ़ रखा है बेटा टाइम पीरियड होता है अपना 2π√I/mgr। 2π√I/mgr। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो रही है, जिस वाली एक्सिस के लिए रोटेट हो रही है उस वाली एक्सिस के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। एम होता है मास ऑफ रिजिड बॉडी, आर होती है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स टू द रोटेशन पॉइंट, जहाँ भी फोर्स लग रहा है वहाँ से रोटेशन पॉइंट। करेक्ट। फोर्स जैसे इसके मिड ऑफ सेंटर पे लग रहा होगा तो आर हो जाएगा यहाँ पर हमारा L/2, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखता हूँ तो ये एंड पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/3। इन वैल्यूज को बेटा हम यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो टाइम पीरियड डेट इज इक्वल टू आता है 2π√, आई तो है बेटा हमारा mL²/3। ठीक है, ये आएगा हमारा बेटा mg, r हो जाएगा अपना L/2। करेक्ट। m से तो m की वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, l से स्क्वायर अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा टाइम पीरियड डेट इज इक्वल टू 2π√, ये होगा 2L/3g। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2π√2L/3g। कंपाउंड पेंडुलम पे जनरली जो भी न्यूमेरिकल हमारे बन रहे होते हैं काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं, बस हमें यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट समझना होता है प्रॉपरली कि एग्जैक्टली हमारा क्या क्या सीन यहाँ पर आ रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड अपनी क्या होगी। चलिए इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और मैं घुमा देता हूँ, इसी में और थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। जैसे मान लो वही आपको बेटा रॉड दी हुई है, करेक्ट, लेकिन अब रॉड को बेटा एंड पे हिंज ना करके कहीं L/4 डिस्टेंस पर हमने हिंज कर रखा है। अब ये रोटेट होती है और रोटेट होकर बेटा एक टाइम पर इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाती है। करेक्ट। तो आपको बताना है यहाँ पर इसके टाइम पीरियड की वैल्यू अपनी क्या होगी। आपको क्या निकालना है बेटा? इसका टाइम पीरियड अपना क्या होगा। सोच के देखते हैं भाई टाइम पीरियड को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आएगा बेटा हमारा टाइम पीरियड 2π√I/mgl, 2π√I/mgl। करेक्ट। चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा आई तो होता है जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये रोटेट हो रही है उस पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई तो क्या होगा? जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारी रॉड रोटेट हो रही है उस पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर क्या होती है बेटा? अगर मैं इसको एल ना लिख के आर लिखूं
तो जो आप फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो सेंटर ऑफ मास है वहां से रोटेशनल एक्सिस की डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास तो बेटा यहाँ L/4 नीचे और होगा, तो सीधी सी बात है वैल्यू ऑफ R तो हो जाएगी L/4, करेक्ट। ओनली जो चीज हमारी बचने वाली है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और आपने पढ़ रखा है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड होता है m², और अगर आगे मूव करूंगा तो mr² आगे और चला जाऊंगा। जैसे इसका हो गया m², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो m² प्लस mr²। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ तो ये आएगा बेटा हमारा ml²/12 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m, यहाँ पर r डिस्टेंस है हमारी L/4 का होल स्क्वायर, ml²/12 प्लस ml/4 का होल स्क्वायर। अगर आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका ml²/12 प्लस ml²/60। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ ml² तो बेटा हमारा कॉमन आ जाएगा, 48 हमारा एलसीएम आ गया, ये आएगा 4 + 3 तो ये आ जाएगा 7/48 ml²। जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है उस पॉइंट के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रही है, इसलिए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखने वाले हो। तो ये आएगा बच्चों हमारा 7/48 ml², करेक्ट। बस इस वैल्यू को बेटा यहाँ टाइम पीरियड में पुट कर दो तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 2π√। वैल्यू ऑफ आई कितनी है 7ml²/48 मल्टीप्लाइड बाई mg। वैल्यू ऑफ r कितनी है अपनी L/4। m से m कैंसिल आउट, l से स्क्वायर कैंसिल आउट, 12 से इसको कट करोगे 12 टाइम्स गया तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√7l/12g। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 7l/12g। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड अपनी क्या होने वाली है। आ रही बात समझ में, क्लियर। तो ये एकदम आसान सा है बेटा, इस तरीके से हम लिख पाते हैं वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कि अगर कोई भी रॉड रोटेट हो रही है तो उसका टाइम पीरियड अपना क्या होगा। हालांकि जो कंपाउंड पेंडुलम है इस पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी नहीं आती हैं हमारे नीट एग्जाम में, लेकिन तब भी अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज़ बेटा हमें पता होनी चाहिए। इसी बिहाफ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। जैसे मैं अगला एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ आपके लिए। मान लो आपको बेटा ये कोई भी एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको बेटा, ये सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। कोई भी रोटेशनल एक्सिस है जो यहाँ से पास हो रही है, कितनी डिस्टेंस से r/4 से, ये r/4 के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। तो आपको बताना है बेटा टाइम पीरियड क्या होगा। एक सॉलिड स्फीयर है जिसको सेंटर से r/4 हाइट पर मैंने रोटेशनल एक्सिस को पास करा रखा है, तो इसके लिए बताना है अब बेटा ये अगर रोटेट हो रहा है तो टाइम पीरियड की वैल्यू अपनी क्या होगी। चलिए आप लोग अटेम्प्ट करो, सेम प्रॉब्लम है जैसे मैंने रॉड के लिए बताया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सोचो। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सोचोगे तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड अपनी क्या होगी। इसको निकालने में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आ रही बात समझ में। बाकी स्टूडेंट मेरे साथ समझ लो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूं तो ये हमारा बेटा कंपाउंड पेंडुलम हो गया। डेट मीन्स मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि टाइम पीरियड ऑफ दिस कंपाउंड पेंडुलम विच इज इक्वल टू होगा हमारा 2π√i/mg। टाइम पीरियड कितना होगा 2π√i/mgr। बस मैं किसी भी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिख लूं, मैं किसी भी तरीके से इस r डिस्टेंस की वैल्यू लिख लूं तो मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यूज को लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बेटा r की बातचीत करूं तो सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस है डेट इज r/4, ये तो एकदम आसान है। और अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातचीत करूंगा तो अभी मैंने बताया था ये होगा हमारा mk² प्लस mr²। आ रही बात समझ में। इस तरीके से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाए तो सॉलिड स्फीयर है तो ये हो जाएगा 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर का सेंटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना कितना होता है
2/5 प्लस इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा mr/4 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को लिख लिया। चलो बच्चों अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं एसएचएम के बारे में। देखो बच्चों अभी तक हम बातचीत कर रहे थे कोई भी हमें कंपाउंड पेंडुलम दिया हुआ है तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा और कैसी प्रॉब्लम हमारी कंपाउंड पेंडुलम से रिलेटेड फ्रेम हो सकती है। सीधा सा लॉजिक था, मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड डेट इज इक्वल टू होगा 2π√I/mgr। बस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने में लॉजिक लगाना है और आर को लिखने में लॉजिक लगाना है तो आप टाइम पीरियड को निकाल पाते हो। ठीक है, हालांकि कंपाउंड पेंडुलम की जो प्रॉब्लम है उनको काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम बोला जाता है, अच्छे लेवल ऑफ प्रॉब्लम में वो काउंट होती हैं, लेकिन तब भी अगर आ जाए तो हमने इनको डिस्कस कर लिया। अब बातचीत करते हैं बेटा और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हमारी एसएचएम में बन जाती हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे एसएचएम से रिलेटेड आ जाते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं। एक बार ये एसी चला लेते हैं। चलिए देखो बच्चों अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अब समझ लेना मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ एसएचएम की जिनमें हम बेटा टाइम पीरियड को डिटरमाइन करेंगे। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपका टाइम पीरियड का और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। इनको आप अगले केसेस की बातचीत करते हैं कैसी कैसी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर फ्रेम हो सकती है। देखो बच्चों जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट्स से आपको बोला है बेटा ये कोई भी एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल कर रखा है। ठीक है, ये कोई भी कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल कर रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा, राइट। इसके अंदर बच्चों ये कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, लेट्स से ये कोई भी एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है। डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंड्रिकल ब्लॉक डेट इज इक्वल टू है रो, इसका बेटा एरिया है ए और लेंथ है एल। ठीक है, एरिया ए है और लेंथ कितनी है बेटा एल है। ये इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। आ रही बात समझ में? जब ये हाफ इमर्ज है तो ये बैलेंस है, ऐसा समझ लो। जब ये इसके अंदर आधा इमर्ज है, जब इसकी लेंथ L/2 है, अभी ये बैलेंस है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले बेटा कंटेनर को थोड़ा सा मैं प्रेस करता हूँ, नीचे की साइड थोड़ा सा दबा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको नीचे की साइड दबाऊंगा तो ये थोड़ा ऐसे आएगा। आ रही बात समझ में? अल्टीमेटली जैसे ही मैं इसको थोड़ा नीचे करूंगा तो अपवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा। ओवरऑल ये जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और ये एसएचएम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे भी घर पर भी कर सकते हो। बस आपको एक मग को बकेट में इमर्ज करना है। मग एक बार बैलेंस पोजीशन में आ जाए, उसे थोड़ा सा प्रेस कर दो फिर छोड़ दो तो मग भी ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। ओवरऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा। तो आपसे पूछ लेगा बेटा इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अगर ये मग यहाँ पर सिलेंड्रिकल ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, ये टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर निकालना है। देखो बच्चों किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, सीधा सा लॉजिक है यार कि जैसे ही मैं इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक को इमर्ज कर रहा हूँ, लेट्स से मैंने बेटा इसको x डिस्टेंस और प्रेस कर दिया, तो x डिस्टेंस प्रेस करने से इसका एक्स्ट्रा वॉल्यूम पानी के अंदर आएगा और इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा आने के कारण इस पर एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ बायएंट फोर्स बढ़ जाएगा। पहले क्या था, जितना नीचे mg लग रहा था उतना ही ऊपर बायएंट फोर्स लग रहा था। आपने पढ़ रखा है कोई भी सिलेंड्रिकल ब्लॉक को अगर लिक्विड में इमर्ज कर दें तो लिक्विड सिलेंड्रिकल ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो अल्टीमेटली इसको एक्स्ट्रा इमर्ज किया है तो बेटा यहाँ पर बायएंट फोर्स लगेगा और ये जो बायएंट फोर्स है ये बायएंट फोर्स ही एक्ट करेगा एज अ रीस्टोरिंग फोर्स, जिसके कारण अल्टीमेटली ब्लॉक ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। दैट मीन्स एसएचएम परफॉर्म करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा ये रीस्टोरिंग फोर्स या बायएंट फोर्स होगा कितना, तो देखिए जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसने लिक्विड का हटाया है उतना होने वाला है। और कितना वॉल्यूम इसने लिक्विड का हटाया तो इसका एरिया है ए, लेंथ ये x अगर नीचे आया है तो इतना वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इसने लिक्विड का हटाया है, राइट। कितना वॉल्यूम हटा दिया, एरिया इंटू x। अगर मैं वेट ऑफ लिक्विड लिखूंगा तो लिक्विड की डेंसिटी है बच्चों सिग्मा, तो मैं बोल दूंगा इतना मास इसने लिक्विड का हटाया है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
और अगर मैं वेट लिखूंगा यहाँ पे तो मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा g, डेट मीन मैं बोल सकता हूँ बेटा इतना वेट इसने लिक्विड का उठाया होगा। और माइनस क्या बता रहा है कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसको मैं प्रेस नीचे कर रहा था, फोर्स ऊपर लग रहा है। आ रही बात समझ में? मैंने आपको बोला है हमेशा एसएचएम में टाइम पीरियड लिखने के लिए हमें बस ये सोचना है कि कौन सा फोर्स इसे इसकी ओरिजिनल पोजीशन तक ले जा रहा है। अगर आपने ये एग्जामिन कर लिया कौन सा फोर्स इसे इसके ओरिजिनल पोजीशन तक ले जा रहा है तो आप बड़ी आसानी से रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू को लिख पाओगे। आ रही बात समझ में? तो यहां पर बेटा रिस्टोरिंग फोर्स तो हमारा बन गया एफ आर डेट इज इक्वल टू माइनस के ए सिग्मा जी एक्स। करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन होगी बेटा फोर्स डेट इज इक्वल टू एम ए। अगर मैं यहां पर लिखता हूं बेटा मास तो क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका टोटल वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, डेंसिटी होगी रो, एक्सीलरेशन हो जाएगा बेटा माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। राइट। दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं बेटा यहाँ पर कंपेयर करता हूँ तो ए सिग्मा जी एक्स डेट इज इक्वल टू ए एल रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। राइट। यहाँ पर देखिए बच्चों अगर इसे लिखा जाए ए जी एक्स, ए एक्स से तो ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, जी को हटाने की जरूरत नहीं है, सेम ए एक्स तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू आया सिग्मा जी अपॉन एल। डेट मीन्स ओमेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट के सिग्मा जी अपॉन एल रो विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अल्टीमेटली मैं बता सकता हूँ बेटा इस ब्लॉक का टाइम पीरियड क्या होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, बस हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है। मैं आपको ये वाले जो क्वेश्चंस कराऊंगा इनका मेन मकसद यही है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ कि इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी सिस्टम का टाइम पीरियड लिखने का जो तरीका होता है वो होता है बेटा सबसे पहले हमें रिस्टोरिंग फोर्स लिखना होता है, देन उसको कंपेयर करते हैं एफ इक्वल टू एम ए से। ये वाली बात तो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, तो ये तो समझ में आता है कि एफ इक्वल टू एम ए लिखना है। अब बात आती है कि रिस्टोरिंग फोर्स को कैसे लिखा जाए। तो आपको जो भी सिस्टम दिया जाए उसमें आपको देखना है एसएचएम होने का कारण कौन है, कौन सा ऐसा फोर्स है, ऐसा क्या चेंज आया है जिसके कारण ब्लॉक ने एसएचएम स्टार्ट किया है। उस चीज़ को अगर आप सोच पाओगे तो फिर आप रिस्टोरिंग फोर्स भी लिख सकते हो। हालांकि जनरली एक बार हमें ये प्रॉब्लम देखकर ही समझ में आ पाती है कैसे हमें अप्रोच करना है, इसलिए मैं ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ। चलिए जैसे अगली प्रॉब्लम की फिर और बातचीत करते हैं। जिनको ये नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने का वही तरीका है, वीडियो को पॉज करो और इसे कॉपी करना स्टार्ट कर दो। आ रही बात समझ में? चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो बच्चों जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट्स से अगली प्रॉब्लम में ले लेता हूँ। आपको दिया हुआ है बेटा ये कोई भी एक यूट्यूब है, ठीक है, ये कोई भी ट्यूब है जिसकी ज्योमेट्री यू शेप में है, राइट। और इसके अंदर बेटा हमने लिक्विड फिल कर रखा है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, बढ़िया सा लिक्विड फिल कर रखा है। मान लो लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा और इसकी एक साइड की लेंथ है एल। ये वाले पोर्शन को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, एक साइड की जो लेंथ है वो है एल। करेक्ट। आपको बताना है बेटा यहाँ पर कि इस पर अगर ये ट्यूब में मैं अब करता क्या हूँ, मैं इसे जो लिक्विड है इसको बेटा यहाँ पर मैं एक्स लेंथ तक कंप्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इसको एक्स लेंथ तक कंप्रेस करूँगा तो इधर लिक्विड एक्स लेंथ तक राइज कर जाएगा। इधर लिक्विड ज़्यादा होगा राइट आर्म में कंपेयर टू लेफ्ट आर्म, डेट मीन्स राइट आर्म में फोर्स ज़्यादा होगा तो वापस से लिक्विड किधर आएगा, लेफ्ट में। फिर लेफ्ट में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वापस से किधर जाएगा, राइट में। क्या चालू हो गया, एसएचएम। आ रही ना बात समझ में? तो आपको बताना है बेटा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा। क्वेश्चन आया समझ में कि पहले लिक्विड को बेटा इक्वल लेवल तक दोनों आर्म्स में, लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों में इक्वल लेवल तक हमने फिल कर रखा है। अब किया क्या, मैंने बेटा लिक्विड को यहां पर प्रेस किया। लिक्विड को जैसे ही मैंने प्रेस किया एक्स लेंथ तक तो इधर लिक्विड हमारा एक्स लेंथ तक राइज कर जाएगा। करेक्ट, ठीक है।
अल्टीमेटली यहाँ पर बेटा ऑसिलेशन से स्टार्ट होंगे, तो आपको बताना है कि अगर ये ऑसिलेट हो रहा है तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, आपको निकालना है टाइम पीरियड की वैल्यू अपनी क्या आएगी। सोचो कैसे करोगे। मैंने आपको बताया सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो सेम है। सबसे पहले आपको बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में सोचना है कि रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी। एक बार आपने रीस्टोरिंग फोर्स को अगर लिख लिया, फिर आपको सोचना है बच्चों कि F इक्वल टू एम इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेरिजन करोगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, बस हमें इसी पैटर्न को यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए सोचते हैं किस तरीके से इसे लिखा जाए, कैसे इसे हम सॉल्व करें। देखो यार, सीधी सी बात है, जैसे मैं इसको बेटा x लेंथ तक अगर मैं कंप्रेस करता हूं तो होगा क्या। जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस किया, ये वाला लिक्विड यहाँ पर आ गया, ये वाला लिक्विड यहाँ पर हो गया, और अगर मैं लेवल डिफरेंस की बात करूँ तो ये ऐसे हो गया, मतलब कि लिक्विड कितना एक्स्ट्रा है इसमें 2x लेंथ तक। लेट्स से इसकी ब्रांच एरिया है ट्यूब का A, करेक्ट। तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड है, ये एक्स्ट्रा लिक्विड क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। सही बात है, मैंने बोला ना कि जो कॉज है, सबसे पहले आपको उस कॉज के बारे में सोचना है। तो यहां पर ये जो 2x लेंथ का लिक्विड है, ये बच्चों फोर्स अप्लाई करेगा और इसके कारण ऑसिलेशंस अपने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहां पर बोल दूंगा बेटा कितना फोर्स ये अप्लाई करेगा, तो इसका वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू 2x इंटू डेंसिटी है सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई जी, और माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट में लग रहा है। ठीक है, आ गया रिस्टोरिंग फोर्स। बस यहाँ पर लेंथ x की जगह क्या थी 2x। सेकेंड इक्वेशन बनेगी बेटा F इक्वल टू एम ए, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x माइनस का, पूरे लिक्विड का मास अगर मैं m ले रहा हूँ। हालांकि आप m की वैल्यू भी लिख सकते हो, डेंसिटी सिग्मा है, लेंथ 2l है, एरिया है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये हो गया, बस इनको बेटा आपको अब कंपेयर करना है। तो m ओमेगा स्क्वायर x डेट इज इक्वल टू 2a सिग्मा जी एक्स। x से तो x हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा बन गया अंडर रूट के 2a सिग्मा जी अपॉन m विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अब अगर आप m की वैल्यू भी पुट करते हो तो m की वैल्यू भी यहाँ पर डाल सकते हो, डेट इज सिग्मा इंटू 2l इंटू a। तो a से a चला जाएगा, सिग्मा चला जाएगा, 2 भी अपना कैंसिल हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा इस तरीके से डिफरेंट अप्रोच पर भी हमारे टाइम पीरियड पर प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन हमें ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, ओवरऑल जो हमें समझने वाली बात है वो ये है कि हम टाइम पीरियड को लिख किस टाइप से रहे। आ रही बात समझ में। एक बार अगर आपने को ये लिखना आ गया, टाइम पीरियड की वैल्यू आप लिख पा रहे हो, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। राइट, चलिए इसको नोट डाउन, जिनको करना है वो नोट डाउन भी कर लो। ऐसी अगली प्रॉब्लम की हम बातचीत करते हैं और कैसी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर फ्रेम हो सकती है। मैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, और इनको समझना भी आपको ज़रूरी है। एक बार आप देख लोगे तो इनसे रिलेटेड अगर कुछ चेंज करके क्वेश्चन पूछ ले तो आप उनको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो बच्चों, लेट्स से मैं ऐसे बोल देता हूं, आपको बेटा ये कोई भी है ना अर्थ दी हुई है, राइट। ये क्या है बेटा, स्फीयर है, ये अर्थ है ना। चलो इसको थोड़ा सा पतला बना देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, आपको बेटा ये कोई भी अर्थ दी हुई है, राइट। मैंने क्या किया बेटा, ये इसका क्या है, अपना सेंटर है। एक सेकेंड, ये हमें अर्थ दी हुई है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस कितनी है, वही r है, करेक्ट। अब देखिए, और इसका मास ले लेते हैं, अर्थ का मास है m, सिंपल। अब मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पर मैं एक टनल बना देता हूं। मैंने क्या किया बेटा, अर्थ के इस पोर्शन को कट किया,
इस पोर्शन को मैंने कट कर दिया और कट करके मैंने यहाँ पे क्या बना दी, टनल। ठीक है। अब बेटा ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर m मास का पार्टिकल रखा है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर m मास का पार्टिकल रखा हुआ है। इस m मास के पार्टिकल को मैं इस टनल में अंदर गिराता हूँ। तो आपने पढ़ रखा है कि अर्थ का जो सेंटर है वो सभी मास पार्टिकल पर इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। डेट मीन्स इसे अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ ये आएगा तो यहाँ पर इसकी काफ़ी हैवी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी हाई वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी के कारण ये नीचे जा रहा होगा, लेकिन नीचे जाएगा तो वापस से इसे ये सेंटर की तरफ खींचेगा। डेट मीन्स इस टनल में ये SHM परफॉर्म करेगा। ये जो मास पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देगा। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने इसको टनल में गिराया तो ये इस टनल में सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट कर देगा। राइट। अब देखिए, अगर ये मास पार्टिकल इस टनल में सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर रहा है तो आपसे पूछ लेता है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड को किस तरीके से लिखा जाए ये मुझे निकालना है। चलिए बच्चों, इस टाइम पीरियड के बारे में बातचीत करते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पीरियड को कैसे निकाला जाएगा, किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। यार देखो, बात वही है, आपको बस यही सोचना है कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स लिख पाते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जो ये अर्थ का सेंटर है ये अप्लाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इक्वल टू होता है g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, कितना फोर्स लगता है, डेट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जिन्होंने अभी तक ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वाली अपनी एक हिंट है। तो देखो बच्चों, कैसे निकालने वाले हैं आप समझ लो मेरे साथ। तो देखो बच्चों, कैसे करोगे, कॉन्सेप्ट वही है, बस हमें एक बार रीस्टोरिंग फोर्स को लिखना है और उसको कंपेयर कर लेना है F इक्वल टू ma से। अगर मैं यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स की बातचीत करूँ, लेट्स से एक टाइम पर ये मास पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। तो देखिए बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट आता है। जिन्होंने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा उनको हालांकि समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जिन्होंने ग्रेविटेशन पढ़ रखा है वो इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अर्थ की सरफेस के अंदर आने पर भी जी में चेंज होता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जी में चेंज होता है। और अंदर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जी डैश दैट इज इक्वल टू होता है बेटा जी एक्स अपॉन आर। जितना डिस्टेंस पर हम आए हैं तो ग्रेविटी हो जाता है हमारा जी एक्स अपॉन आर। डेट मीन मैं बोल दूंगा बेटा यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा नीचे एम जी डैश। ठीक है, और जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है एंड वैल्यू ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स डेट इज इक्वल टू होगा एम जी एक्स अपॉन आर। आ रही है बात समझ में? ठीक है, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ब्लॉक की जाने की टेंडेंसी तो नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे है, लेकिन फोर्स हमारा ऊपर लग रहा है। तो ये x और फोर्स वेक्टर जो है दोनों अपोजिट में है। तो पहली रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी माइनस एम जी एक्स अपॉन आर। राइट। सेकेंड बच्चों, आप इक्वेशन फॉर्म करोगे F इक्वल टू एम ए से, जिसको आप लिख सकते हो माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो बस आपको कंपेयर करके यहाँ पर लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के एम जी एक्स अपॉन आर डेट इज इक्वल टू माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस चला जाएगा, एम से एम गया, एक्स से एक्स गया। सो ओमेगा इक्वल टू आएगा अंडर रूट के जी अपॉन आर विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो यहाँ से आएगा बेटा टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट आर अपॉन जी। और इस पर क्या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है अर्थ के डायमीटर के अलोंग अगर टनल बनाई है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे तो नियरली आता है 84.6 मिनट। ठीक है, 18 मार्च का जो हमारा जेईई मेंस का पेपर हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन हमारा आया था। हालांकि क्वेश्चन डिफरेंट था, आंसर इसका 2 पाई रूट आर अपॉन जी था, उसको अलग तरीके से पूछा गया था। उस क्वेश्चन की भी हम बातचीत करेंगे। अभी आप समझ लो कि अगर मैं बेटा यहाँ डायमीटर के अलोंग टनल बनाता हूँ तो टाइम पीरियड ऑफ दिस मास पार्टिकल विच इज इक्वल टू होगा हमारा 2 पाई रूट आर अपॉन जी, और जिसकी वैल्यू आती है 84.6 मिनट। राइट, आ रही है बात समझ में? तो बस हमारा लॉजिक क्या है, यहाँ पर हमें रीस्टोरिंग फोर्स को लिखना था। और जैसे ही हम अर्थ सरफेस के अंदर आते हैं तो ग्रेविटी में चेंज होता है। एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ग्रेविटी बिकम जी एक्स अपॉन आर।
राइट। चलिए अगली वाली बात पर आते हैं बेटा। जैसे इस प्रॉब्लम को मैं दूसरे तरीके से आपको डिनोट कर देता हूँ। लेट्स से ये कोई भी आपको अर्थ दी हुई है, ठीक है। अब मैंने बेटा टनल को डायमीटर के अलोंग नहीं बना रखा है, ठीक है। मैं बोल देता हूँ जो टनल है वो अब डायमीटर के अलोंग नहीं है। टनल को हमने बेटा यहाँ पर साइड में बना रखा है, कॉर्ड के अलोंग बना रखा है। ये कोई भी मैंने एक टनल बना दी, ठीक है। ये हमने कोई भी एक टनल बना दी और मास पार्टिकल को इसमें हमने मूव करा रहे हैं। ये अर्थ का सेंटर है अपना, वही सेम, ठीक है। तो अब आपको बताना है बेटा अर्थ की रेडियस है r, मास है m, तो टाइम पीरियड ऑफ दिस स्मॉल मास पार्टिकल कितना होगा। ये मास पार्टिकल इस कॉर्ड के अंदर अगर SHM कर रहा है तो बेटा इसका टाइम पीरियड कितना होगा, और ये हमारी मदर अर्थ है, ठीक है। इस वाली प्रॉब्लम को भी जेई में पूछा गया था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स जेई में पूछे जा चुके हैं, मे बी ऐसा होता है कि नीट में वो डायरेक्टली पूछ लिए जाए। इसलिए हम इन सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कर रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर एड ऑन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हमारी यहाँ पर और आ सकती है, राइट। चलिए बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि ये m मास का पार्टिकल है, ये बेटा यहाँ पर मूव करके इस वाली कॉर्ड के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, m मास का पार्टिकल इस कॉर्ड के अलोंग ये मूव कर रहा है। लेट्स से एक टाइम पर ये मूव करके यहाँ पर आ जाता है। लेट्स से ये मास पार्टिकल एक टाइम पे मूव करके अपना इधर आ जाता है, क्लियर। ये टॉप से मूव किया और यहाँ पर आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस पर बेटा टूवर्ड द सेंटर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी अलग होगा, तो मैं इसे बोल देता हूँ mg डैश। और इस mg डैश फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, जैसे अगर मैं बोलूँ बेटा यहाँ पर ये एंगल है हमारा थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट होगा mg डैश कॉस थीटा, जो इसको इस वाली लाइन के अलावा मूव करा रहा है। डेट मीन्स इस वाले केस में अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बातचीत करूँ तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा हमारा डेट इज mg डैश कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में, सिंपल सा है। यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा हमारा mg डैश कॉस थीटा, तो यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स होगा हमारा mg डैश कॉस थीटा। अगर बच्चों मैं यहाँ पर लेट से बोल देता हूँ ये वाली डिस्टेंस अपनी r है, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट दिस पॉइंट विच इज डिनोटेड बाई g डैश विच इज इक्वल टू हो जाएगा gr अपॉन r, राइट। लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा ये वाली डिस्टेंस अपनी x है जो कि इसके मीन पोजीशन से है, और ये वाली डिस्टेंस को मैंने r लिखा है। अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो रीस्टोरिंग फोर्स ये आएगा हमारा mgx अपॉन r मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, करेक्ट। अब बस मुझे कॉस थीटा के बारे में सोचना है बच्चों। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, तो कॉस थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो डेट इज अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये r है। कॉस थीटा अपना क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन दैट इज अ x अपॉन r। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा बेटा ये बन जाएगा x अपॉन r, r से तो r गया, तो रीस्टोरिंग फोर्स सेम वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारी पिछले वाले में आई थी, दैट मीन्स mgx अपॉन r। रीस्टोरिंग फोर्स की अगर वैल्यू को यहाँ पर लिखा जाए, सेम वही वैल्यू यहाँ पर हमारी डिटरमाइन होगी mgx अपॉन r, लेकिन यहाँ पर हमारा वही सेम माइनस साइन रहेगा। माइनस क्यों आया है, क्योंकि अपोजिट सेंस है। आ रही बात समझ में। तो सिंपल है बेटा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, रीस्टोरिंग फोर्स को लिख लिया। या रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस mgx अपॉन r। देन हियर सेकंड इक्वेशन दैट इज f इक्वल टू ma, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा f इक्वल टू माइनस के m ओमेगा स्क्वायर x। दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो माइनस के mgx अपॉन r विच इज इक्वल टू होगा माइनस के m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। माइनस से माइनस चला जाएगा, m से m चला जाएगा, x से x चला जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू आएगा अंडर रूट के g अपॉन r विच इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। डेट मीन यहाँ से भी जो हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू आने वाली है वो स्टिल सेम है, 2 पाई रूट r अपॉन g। वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड इस वाले केस में भी सेम रहने वाला है, और कितना होगा टाइम पीरियड, 2 पाई रूट r अपॉन g। लॉजिक आ रहा है समझ में।
बस वही तरीका था, सेम है, ओनली मुझे बेटा रीस्टोरिंग फोर्स लिखने के बारे में सोचना है। अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स को लिख पाते हो तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड क्या होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड क्या होगी हमारी 2π√r/g। हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम हम और बना सकते हैं, कहाँ पर हम इन कॉन्सेप्ट को टाइम पीरियड को यूज में ले सकते हैं। जैसे 3 मैंने आपको स्टैंडर्ड केस बताए थे बेटा, एक तो था हमारा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक था हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और अगला था बच्चों हमारा टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। इनके अलावा भी हमारे इस तरीके से डिफरेंट केसेस बन सकते हैं जिन पर आपको टाइम पीरियड की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट में हो गया, हमने लिक्विड के रेस्पेक्ट में बातचीत की है, और भी हम केसेस बनाने वाले हैं और भी हम बातचीत करेंगे। पहले एक बार आप इस वाले कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो, फिर बातचीत करते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो बच्चों, आपको बेटा ये कोई भी एक बाउल दी हुई है, ठीक है, और इस बाउल के अंदर यहाँ पर कोई भी एक बॉल रखी है। लेट्स से इस बाउल की जो रेडियस है वो r है, और यहाँ पर ये बेटा कोई भी एक बॉल रखी है मास m की, इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस है स्मॉल r। करेक्ट, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी। जैसे ही मैं इस बॉल को लेफ्ट या राइट में डिस्प्लेस करता हूँ तो ये SHM परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। थोड़ा सा मैंने ऐसे लेफ्ट में लाके इसको छोड़ दिया तो ये लेफ्ट राइट जाएगी, ओवरऑल ये बॉल परफॉर्म करेगी SHM। तो आपसे पूछ लेता है इस वाले SHM का टाइम पीरियड क्या होगा। आपसे क्या पूछ सकता है, अगर ये बॉल यहाँ पर बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो इस बॉल का टाइम पीरियड की वैल्यू हमारी क्या होगी, उस टाइम पीरियड को मुझे निकालना है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी सोचते हैं, टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं, किस तरीके से बेटा यहाँ पर टाइम पीरियड को निकाला जा सकता है। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ यार, सीधा सा है, ये r है, ये यहाँ पर मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस अपनी कितनी होगी r - r, राइट। भाई इसकी डिस्टेंस r हो गई तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर बोला जाए तो ये होगी हमारी r - r। ये सोच पा रहे हो ना, क्योंकि r तो पूरी यहाँ तक की डिस्टेंस होती, इसमें अगर इसके सेंटर तक लेता हूँ तो r - r हो गई। लेट्स से एक टाइम पे बॉल हमारी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, इस पर नीचे कितना फोर्स लगेगा बच्चों mg, और ये बॉल थीटा एंगल पे आती है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट आएगा अपना mg cos थीटा और इधर दूसरा कंपोनेंट आएगा अपना mg sin थीटा। और ये mg sin थीटा जो कंपोनेंट है ये फोर्स इस बॉल को पुल कर रहा होगा इसकी तरफ। डेट मीन यहाँ पर अगर बच्चों मैं रीस्टोरिंग फोर्स की बातचीत करूँगा तो हियर रीस्टोरिंग फोर्स डेट विल बिकम इक्वल टू -mg sin थीटा। सेम वही पेंडुलम की तरह है, ओनली बस मुझे ये लिखना है कि sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर है क्या। बात आई समझ में, mg sin थीटा ही तो होगा जिसके कारण ये इधर मूव कर रहा है, करेक्ट। लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये वाली डिस्टेंस तो है अपनी r - r, और ये कोई भी टाइम पर x डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है। इफ हेयर एंगल्स आर स्मॉल सो यू कैन से sin थीटा दैट इज नियरली इक्वल टू थीटा विच इज नियरली इक्वल टू होगा tan थीटा। ओवरऑल आई कैन राइट हेयर sin थीटा विच इज नियरली इक्वल टू होगा tan थीटा दैट इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Here perpendicular is a x and base is a r - r। बात आई समझ में नहीं आई, ओनली मुझे लॉजिक लगाना था बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स को लिखने में। Here restoring force is -mg sin theta। Here I am considering theta is very small, so sin theta that is nearly equal to theta which is also equal to tan theta। यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा हमारा -mgx अपॉन r - r। रीस्टोरिंग फोर्स आ गया। सेकेंड इक्वेशन आप लिख सकते हो हियर एफ डेट इज इक्वल टू होगा एम ए विच इज इक्वल टू होगा -km⍵²x। बस इन दोनों इक्वेशन को मुझे यहाँ पर कंपेयर करना है। जैसे मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ -mgx अपॉन r - r
विच इज इक्वल टू होगा माइनस के एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एम से तो एम चला जाएगा, एक्स से एक्स चला जाएगा, ओमेगा डेट इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट के जी अपॉन आर माइनस आर विच इज इक्वल टू 2 अपॉन टाइम पीरियड। डेट मीन्स अगर बच्चों में यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू लिखूँ तो ये होगा हमारा 2 अंडर रूट ऑफ आर माइनस आर अपॉन जी। लॉजिक आ रहा है समझ में? आपको क्या लिखना था कि बॉल का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ दिस बॉल दैट इज इक्वल टू होगा 2 अंडर रूट आर माइनस आर अपॉन जी। पेंडुलम की तरह था, इसकी जो इफेक्टिव लेंथ थी वो बस आर माइनस आर थी, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम 2 रूट एल अपॉन जी, और यहाँ पर एल जो है डेट इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बस इतना सा लॉजिक हमें सोचना था। इस लॉजिक को अगर आप सोच पा रहे हो तो बड़ी आसानी से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते थे। आई बात समझ में? तो बच्चों ये वाली बातचीत हो गई हमारा टाइम पीरियड ऑफ दिस मास ब्लॉक डेट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 अंडर रूट आर माइनस आर अपॉन जी। क्लियर? प्रॉब्लम आ रही समझ में? कैसे भी घुमा दे, कैसे भी कॉन्सेप्ट पे पूछ ले, बस क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए अगली प्रॉब्लम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, लेट्स से आपको दिया हुआ है ये कोई भी एक सिंपल पेंडुलम है जिससे मैंने एक स्फीयर को अटैच कर रखा है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंपटीशन में आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी स्ट्रिंग से मैंने एक स्फीयर को अटैच कर रखा है और इस स्फीयर में मैंने लिक्विड फिल कर रखा है, वाटर फिल कर दिया लेट्स से लिक्विड में। अभी इसका टाइम पीरियड है टी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक स्मॉल होल कर देता हूं, इसके अंदर मैं एक स्मॉल होल कर देता हूं, ठीक है। ये स्मॉल नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा है। अब इस स्मॉल होल के कारण क्या होगा, पानी इसमें से लीक हो रहा होगा, लीक होकर नीचे जा रहा होगा। तो आपको बताना है बेटा टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, टाइम पीरियड इंक्रीजेस, फर्स्ट टाइम पीरियड डिक्रीजेस, देन टाइम पीरियड इंक्रीजेस, फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीजेस, देन डिक्रीजेस। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको बोला है कि कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से बेटा एक स्फीयर को अटैच कर रखा है, इस स्फीयर के अंदर हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। मैंने नीचे एक पिन होल कर दिया जिससे वाटर कंटिन्यूअसली लीक हो रहा है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। टाइम पीरियड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या पहले घटेगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या यहाँ पर होने वाला है ये हमको बताना है, ठीक है। इसके बारे में सोच के देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया जाए, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को लिखा जाए, टाइम पीरियड की वैल्यू को कैसे निकालें। जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लो, बाकी मेरे साथ समझ लो। देखो बच्चों क्या होने वाला है, जैसे यहाँ पर मुझे दिया हुआ है बेटा ये एक सिंपल पेंडुलम है, इनिशियली पानी भरा हुआ था, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी, जो सस्पेंशन पॉइंट है वहां से सेंटर ऑफ मास की। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता हमारा 2 रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है 2 रूट एल अपॉन जी। ये एकदम आसान सी बात थी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं बेटा, जैसे ही पानी इस पर खाली होने लगा, लेट्स से एक टाइम पर पानी खाली होके यहां पे आ जाता है, लेट्स से ये वाला पानी का लेवल यहां पर खाली हो जाता है एक टाइम पे, ठीक है। एक टाइम पे पानी यहाँ पे आ जाता है। अगर पानी यहाँ आ गया तो अब इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ना होकर मास थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, तो अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाएगा। डेट मीन इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। लेंथ बढ़ गई तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा, करेक्ट। जैसे जैसे पानी खाली होने लगा इसका टाइम पीरियड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे ये पानी पूरी तरह से खाली हो जाएगा, ठीक है। जब पानी पूरी तरह से खाली हो गया तो वापस से सेंटर ऑफ मास हमारा कहां पहुंच जाएगा, सेंटर पे। डेट मीन्स मैं यहां पर बोल सकता हूं कि वापस से इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई बेटा, कम हो गई। अगर लेंथ कम हो गई तो अब टाइम पीरियड कम होगा। तो फर्स्ट टाइम पीरियड इसका इंक्रीज हुआ, आफ्टर देन फिर इसका टाइम पीरियड डिक्रीज हुआ। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, पहले टाइम पीरियड इसका इंक्रीज होने वाला है,
आफ्टर देन इसका टाइम पीरियड डिक्रीज होने वाला है। इस तरीके से इस टाइम पीरियड में यहाँ पर चेंज जो है वो हमें नोटिस होगा। आई बात समझ में नहीं आई? फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीजेज, देन टाइम पीरियड डिक्रीजेज। आ रहा क्वेश्चन समझ में? तो ऐसी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी हमें बना के दे देता है। कैसी भी प्रॉब्लम हमें बना के दे दे, हमने बेसिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हम बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होने वाला है, राइट? चलिए, जैसे बच्चों एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक हालांकि 12th का कॉन्सेप्ट है, जो रिपीटर के हैं वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? बाकी आप समझने का ट्राई करना। लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा, आपको दिया हुआ है ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर ये कोई भी एक डाइपोल रखा है जिनकी डिस्टेंस है 2। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यहाँ पर हिंज कर रखा है। तो अल्टीमेटली इस पर लगने वाला फोर्स तो क्या होगा बेटा, हमारा 0 होगा। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगेगा। डेट मीन्स मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि जो नेट फोर्स आएगा वो तो 0 होगा। बट यहाँ सिस्टम पे टॉर्क अप्लाई होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क ये डाइपोल रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अगर मैं बेटा यहाँ पर बातचीत करूं कितना टॉर्क यहाँ पर अप्लाई होता है, तो आपने पढ़ रखा है डेट इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा। 12th में जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा है उनको ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बस आप तो देख लो। तो टॉर्क इस पर डाइपोल पर अप्लाई होगा। वैल्यू ऑफ टॉर्क कितनी होगी बच्चों, हमारी PE sin थीटा। और इस टॉर्क के कारण ये डाइपोल रोटेट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है? इस टॉर्क के कारण ये डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा। अल्टीमेटली मैं बोल दूंगा कि ये एक तरह से रीस्टोरिंग टॉर्क है। अगर इनिशियली कोई डाइपोल रोटेट हो रहा है तो उसको रोक सकता भी है, अगर रोटेट भी करा सकता है तो उसको रोक भी सकता है, ठीक है? तो रीस्टोरिंग के सेंस में लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा -PE sin थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल तो आप बोल सकते हो बेटा sin थीटा डेट इज नियरली इक्वल टू होगा थीटा। हमेशा पता है SHM तभी होगा पार्टिकल का जब थीटा स्मॉल हो, ये बात याद रखना, नहीं तो वो ऑसिलेशन ही होगा। SHM तभी होगा जब थीटा स्मॉल हो। तो बेटा रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा -PE थीटा। सेकेंड टॉर्क होता है हमारा I अल्फा, जिसको आप लिख सकते हो -I ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो यहाँ से आप बोलोगे PE थीटा डेट इज इक्वल टू होगा I ओमेगा स्क्वायर थीटा। थीटा से थीटा गया, ओमेगा आएगा बेटा हमारा अंडर रूट के PE अपॉन I डेट इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, विच इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो मैं बोल दूंगा टाइम पीरियड डेट इज इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन P। टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल डेट इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन P। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है? एकदम आसान सा है कि अगर कोई भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसका टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन P। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। I है बेटा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P होता है डाइपोल मोमेंट, जो बच्चे 12th में पढ़ा हुआ है उन्होंने पढ़ रखा है, Q इंटू 2A, और E है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो SHM से ही रिलेटेबल कॉन्सेप्ट हमारे 12th में भी आते हैं, इसलिए SHM चैप्टर की हमारी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया बेटा ये जो पूरा चैप्टर है 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक में हम मैकेनिक्स के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिखोगे, वेलोसिटी कैसे निकालना है, एक्सीलरेशन क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, इन सारे पैरामीटर्स के बारे में बातचीत की। अगर मैं बेटा इसके सेकंड एक्सपेक्ट की बातचीत करूं तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं टाइम पीरियड कैसे लिखोगे, चाहे वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, चाहे वो बेटा हमारा सिंपल पेंडुलम हो, या वो कंपाउंड पेंडुलम हो, या कोई भी अदर बॉडीज दी हुई हैं, आपको टाइम पीरियड को किस तरीके से निकालना है, सेकंड हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है? तो ये इसका एक आसान सा लॉजिक है। इस लॉजिक के हिसाब से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी हम इसके बाद हम बेटा टाइप ऑफ ऑसिलेशंस की भी बातचीत करेंगे। जेई में तो हर बार एक क्वेश्चन आपका डैम्प ऑसिलेशन से आ रहा है,
तो हम डैम्प ऑसिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी अगर मैं एसएचएम की बातचीत करूं तो एक न्यूमेरिकल जो है वो हमारा टाइम पीरियड में से आता है, चाहे वो स्प्रिंग ब्लॉक में से आए, चाहे वो सिंपल पेंडुलम से आए, चाहे वो कंपाउंड पेंडुलम हो, या ये अदर केसेस जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से आए, और एक हमारा मैकेनिक्स में से आने की पॉसिबिलिटी होती है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो बेटा यहाँ तक अगर आपकी एसएचएम में कोई भी क्वेरी है तो आप अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. Now we'll continue next topic in next video. Thank you.